वेलकम टू सेंचुरियन डिफेंस एकेडमी। मैं नवीन वाजपेयी आप सभी का स्वागत करता हूं और आज के सेशन पर हम लोग वर्ब के चैप्टर को डिस्कस करने वाले हैं। वर्ब में हम लोग क्या क्या करने वाले हैं, इससे पहले मैं आपको ये चीज़ बता देता हूं कि इसका इंपॉर्टेंस कितना ज़्यादा है। अल्टीमेटली मैंने आपको एक एग्जाम्पल दिया अभी थोड़ी देर पहले, मैंने कहा कि जिस तरह से खाने में सॉल्ट की आवश्यकता होती है उसी तरह से आपको एक सेंटेंस में वर्ब की आवश्यकता होती है। वैसे तो देखा जाए इंग्लिश बहुत ज़्यादा वाइड है और वर्बलेस सेंटेंसेस भी बोले जाते हैं, बट जनरली मैं ये कहूँगा कि वर्बलेस सेंटेंसेस होते नहीं हैं, यानी विदाउट अ वर्ब अ सेंटेंस कैन नॉट बी कॉल्ड अ सेंटेंस। तो सेंटेंस में एक वर्ब होना बहुत ज़रूरी है। जब हम स्पॉटिंग एरर की बात करते हैं तो इनिशियली, जैसे अभी आप कई सारे छात्र यहाँ पर बैठे हुए हैं, तो अगर मैं एक एग्जाम्पल लिखना चाहूँ तो मैं कुछ इस तरह से लिख सकता हूँ दैट द स्टूडेंट्स और उसके बाद मान लीजिए मैं इस तरह से आपको ऑप्शंस देता हूँ, कहता हूँ कि इज या आर, और फिर इस तरह से यहाँ पर मैं लिख देता हूँ एक शब्द दैट इज सिटिंग। ठीक है, ये जो मैंने सेंटेंस लिखा हुआ है, अगर यही क्वेश्चन मान लेते हैं एग्जाम में आता, तो एग्जाम में कुछ फॉर्मेट इस तरह से होता है कि उसके लास्ट में फुल स्टॉप के बाद एक ऑप्शन होता है नो एरर का, जिस ऑप्शन को हम डी ऑप्शन के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, अब ये डी ऑप्शन वाला हमारा आंसर होगा, या फिर अगर मैं बात करूँ यहाँ पर हमारे पास ए हो गया और मैं बोलूँ कि बी होगा। ठीक है, और एक ऑप्शन जनरली यहाँ पर बहुत ज़्यादा हो गया, इसको थोड़ा सा कट कर देते हैं और मैं बोलूँ कि चलिए ठीक है, इस ऑप्शन को कंसिडर करते हुए मैं कहता हूँ कि ये हो गया सी ऑप्शन। अल्टीमेटली आपको क्या करना होता है, स्पॉटिंग एरर के क्वेश्चन में सिर्फ एरर फाइंड आउट करनी होती है। अभी फिलहाल मैंने आपको ऑप्शन दे रखा है तो आप एरर तो नहीं फाइंड आउट कर सकते हैं, लेकिन अगर मैं आपसे सही पूछता इज लगेगा या आर लगेगा, तो आंसर क्या हो जाएगा, आर लग जाएगा। एवरीबडी नोस, बहुत छोटी सी चीज़ है कि भाई अगर हमारे पास सब्जेक्ट प्लूरल होता है तो हम क्या करते हैं, हम वर्ब भी प्लूरल ही इस्तेमाल करते हैं। कुल मिलाकर एक चीज़ जो समझ में आती है वर्ब से हमसे, वो क्या समझ में आती है कि हम जो भी वर्ब इस्तेमाल करते हैं वो अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट इस्तेमाल जरूर करते हैं। तो दो तरह के फॉर्मेट में क्वेश्चंस एग्जाम में आपके पूछे जाते हैं। पहला फॉर्मेट मैं आपके सामने लिखता हूँ। एक तो मान लीजिए कि एक सब्जेक्ट लिखा होगा, और सब्जेक्ट का डिस्कशन मैं इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि सब्जेक्ट जो होता है वो हमेशा दो प्रकार का होता है। सब्जेक्ट या तो हमारे पास सिंगुलर होगा एग्जाम में, और या तो हमारा सब्जेक्ट कैसा हो सकता है, प्लूरल हो सकता है। अगर सब्जेक्ट सिंगुलर और प्लूरल है तो ये बताने की बात इसलिए पड़ रही है क्योंकि जो हमारी वर्ब होती है ना, वर्ब, ये भी क्या होती है, सिंगुलर और प्लूरल हो सकती है। लेकिन रूल ये कहता है कि जब भी हम कोई वर्ब का इस्तेमाल करते हैं, जब भी हम किसी वर्ब को यूज़ करेंगे, वो हमेशा किसके अकॉर्डिंग जाता है, सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग जाता है। अगर हमारा सब्जेक्ट कैसा है, सिंगुलर है, तो वो भी हमारी सिंगुलर जाती है, और सब्जेक्ट अगर हमारा प्लूरल होता है वो भी हम क्या करते हैं, प्लूरल ही इस्तेमाल करते हैं। बहुत बेसिक सी चीज़ है, लेकिन इसमें सबसे पहले बारी आ जाती है हेल्पिंग वर्ब को समझने की। अगर मैं बात करूं हेल्पिंग वर्ब की, तो हमारे पास हेल्पिंग वर्ब जो होती हैं, सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब की मैं बात करूंगा तो हमारे पास इज एम आर में इज जो होती है वो सिंगुलर होती है, और अगर वॉज वर्ब में बात करता हूं तो वॉज हमारी सिंगुलर हो जाती है। हैज़ अब में अगर मैं डिफरेंशिएट करूंगा तो हैज़ हमारी सिंगुलर हो जाती है, और डू डज में डिफरेंशिएट करूंगा तो डज जो होती है वो हमारी कैसी होती है, सिंगुलर वर्ब होती है। और इनके ठीक ऑपोजिट जो हमारी वर्ब्स होती हैं वो कैसी हो जाती हैं, सारी प्लूरल हो जाती हैं। यानी इज एम आर में अगर मैं बाइफरकेट करूंगा तो प्लूरल वर्ब हमारी कौन सी हो जाती है, आर हो जाती है। वॉज वर्ब में बात करूंगा तो हमारी वर जो होती है वो प्लूरल वर्ब होती है, और हैज जब में बात करूंगा तो हैव हमारी प्लूरल होती है, और डू और डज में डू प्लूरल हमारा होता है। बात समझ आई इतनी सी। अब देखो, अल्टीमेटली जब हम इन चीज़ों को कवर करेंगे तो धीरे धीरे ये चैप्टर बहुत ब्रॉड होता जाएगा, लेकिन हमें क्या समझना है, हमें क्या करने की कोशिश करनी है कि हम चीज़ों को कर्टेल करके याद करें, शॉर्टन करके याद करें, क्योंकि आप कितना भी याद कर लें, इंग्लिश याद वाला सब्जेक्ट नहीं है। मैं सिर्फ एक चीज़ जानता हूँ इंग्लिश में कि आप इसकी प्रैक्टिस जितनी ज़्यादा करेंगे, जितना ज़्यादा आप इसको बोलने की कोशिश करेंगे, इतना ज़्यादा जल्दी आपको समझ में आती है, और उतना ही बेहतर आपको समझ में आती है। फिलहाल अगर मैं यहाँ पर एक चीज़ आपको याद कराने की कोशिश करूँ तो बहुत छोटी सी बात बता रहा हूँ कि इन सभी वर्ड्स में एक चीज़ आपको दिख रही होगी, दैट इज एस। ये एस जो है किस बात को रिप्रेजेंट करता है मैं आपको बता देता हूँ। अगर कभी भी आपको किसी वर्ब में एस देखने को मिलता है तो ये समझ लीजिएगा कि जो वर्ब होगी वो आपका किसके साथ लगेगा, सिर्फ और सिर्फ सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ लगेगा। सिंगुलर वर्ब सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ इस्तेमाल होती है। और इसके वाइस वर्सा अगर मैं बात करूं, यानी कि इसके अलावा, भाई देखो कैटेगरी होती है ये, हम प्रेजेंट में पढ़ते हैं इज एम आर, और पास में पढ़ते हैं वॉज वर्ब, प्रेजेंट परफेक्ट में हम हैज और हैव पढ़ते हैं, और प्रेजेंट इंडेफिनिट में हम डज और डू पढ़ते हैं। Ultimately, the verbs which already have s at the last, they are always used with the singular subjects. और जिन भी मैं इनकी अगर दूसरे ऑपोजिट सेंस में बात करता हूँ तो इसका आर हो जाता है, वॉज का वर हो जाता है, हैज़ का हैव, और डू का डज का डू हो जाता है। तो ये सारी वर्ब्स हमारी जो होती हैं वो हमारी प्लूरल के साथ इस्तेमाल होती हैं। तो बाकी बची वर्ब सारी हमारी प्लूरल के साथ इस्तेमाल हो जाएंगी। अब समझने वाली बात यह है कि सिंगुलर सब्जेक्ट और प्लूरल सब्जेक्ट डिसाइड कैसे होता है।
बहुत बेसिक तरीका है। जो हमारा सब्जेक्ट होता है ये दो कैटेगरी में डिवाइड हो सकता है, या तो हमारा सब्जेक्ट क्या हो सकता है, एक नाउन होगा, और या तो हमारा सब्जेक्ट क्या हो सकता है, प्रोनाउन हो सकता है। समझिएगा, बहुत सारा चैप्टर जब पढ़ेंगे ना तो ऐसा लगेगा कि बहुत कुछ हो गया है, लेकिन ये वो चीज़ें हैं जिनको हम लोग अपने बचपन से पढ़ते चले आए हैं, बट कभी इतना डीप समझने की कोशिश नहीं की है। आज इस लेवल पर आकर समझते इसलिए हैं क्योंकि हमारे पास रटने को बहुत कुछ हो जाता है। तो हम ये कोशिश करेंगे कि हम रट कर बात ना करें, हम समझ लें, ताकि क्योंकि एक बचपन वाली जो एज होती थी ना उसमें समझ में चीज़ें नहीं आती थी, लेकिन हमको रटाने की कोशिश बहुत की जाती थी। हमें इवन जो टेबल्स थी वो भी रटाई गई कि ठीक है बेटा इसको याद कर लो, उसको याद कर लो। लेकिन आज हम दो का टेबल याद नहीं करेंगे, हम दो के टेबल को 2 इंटू 2 कैलकुलेट करके भी आंसर निकाल सकते हैं कि 4 होता है। लेकिन बचपन में क्या किया हमने, 2 दूने 4 या फिर 2 2 जा 4 बोलने की कोशिश की है। तो अंततः हम ये कहेंगे कि अभी आप चीज़ों को समझ लीजिए, रटने की कोशिश मत करिएगा, है ना। आगे बढ़ते हुए जब समझते हैं तो नाउन जो होता है ये भी दो कैटेगरी का होता है, क्योंकि है तो ये भी सब्जेक्ट ही। तो सब्जेक्ट जो होता है, मैंने आपको बताया कि सब्जेक्ट दो कैटेगरी का होता है, सिंगुलर होगा या प्लूरल होगा। यानी नाउन अगर सब्जेक्ट है तो ये भी या तो सिंगुलर होगा या तो प्लूरल होगा। इसी तरह से मैं बात करूंगा प्रोनाउन की, तो जो हमारा प्रोनाउन है वो भी या तो हमारा सिंगुलर होगा या भी कैसा होगा, प्लूरल होगा। यही चीज़ हो सकती है। अब नाउन और सिंगुलर प्लूरल क्या होता है, बहुत बेसिक अंडरस्टैंडिंग है कि अगर मैं मान लेते हैं कोई, यहाँ पर मैंने एक नाउन लिखा दैट इज कॉल्ड बॉय, तो ये एक सिंगुलर नाउन है, बोलो हाँ या ना। अगर मैं आगे बढ़ता हूँ, मैं कहता हूँ कार लिखा हुआ, तो ये सिंगुलर नाउन है, हाँ या ना। मान लेते हैं आगे मैं बढ़ा और मैंने यहाँ पर लिख दिया बिल्डिंग, तो क्या ये सिंगुलर है, बोलो हाँ या ना। इसी तरह से कोई भी एक नाउन में लिख सकता हूँ जनरली विदाउट एस और एस। जब नाउन लिखी जाती है तो वो क्या हो जाती है, सिंगुलर हो जाती है। लेकिन जैसे ही उस नाउन में हम एस लगाते हैं तो वो क्या बन जाती है, प्लूरल। जैसे बॉय को प्लूरल में कन्वर्ट करेंगे तो बॉयज हो जाता है, कार को प्लूरल में कन्वर्ट करेंगे तो कार्स हो जाता है, और बिल्डिंग को अगर प्लूरल में कन्वर्ट करेंगे तो ये क्या बन जाएगा, हमारे पास बिल्डिंग्स बन जाएगा। बात समझ में आ रही है इतनी सी, ठीक है ना। अब एक अंतर क्या निकल कर आता है, जब हम किसी वर्ब में एस और एस लगाते हैं तो वो सिंगुलर बनती है, लेकिन जब नाउन में एस और एस लगाते हैं तो वो क्या बन जाता है, प्लूरल बन जाता है। इसलिए मैंने साफ साफ यहाँ पर लिखा था आपके सामने कि अगर वर्ब में एस लगा हुआ है तो वो किसको रिप्रेजेंट करती है, सिंगुलर सब्जेक्ट को रिप्रेजेंट करती है। इतनी सी बात याद रखिएगा। लेकिन अगर सब्जेक्ट में एस लगा है, अगर सब्जेक्ट में एस लगा है तो इसका मतलब है कि प्रोबेबली वो कैसा सब्जेक्ट है, वो प्लूरल सब्जेक्ट है। बात समझ में आ रही है। और ये चीज़ आपका नाउन में ही फॉलो होती है, लेकिन हमेशा फॉलो होती है, हाँ या ना, हमेशा होता है ऐसा, ठीक है। आप में से कितने लोग स्पोकन इंग्लिश बोलते हैं, मतलब इंग्लिश में अपने दोस्तों से, परिवार में किसी ना किसी से बात करने की कोशिश करते हैं इंग्लिश में? इज देयर एनीवन? समटाइम्स, ठीक है। हैव यू स्पोकन two words? Let me tell that the first word peoples, or have you ever spoken the word children's? Have you ever spoken? Ah, that's very great of you, because so many people I met in my life, they all have spoken peoples or children's. Even when we start the spoken English classes in this institution, so many students come on the stage and they start speaking like peoples and children's. Yes, that's the basic concept. अब होता क्या है, बचपन में हमने एक चीज़ समझ ली, हमारे दिमाग में क्या चल रहा है बचपन से, कि हमने जिस भी नाउन में एस लगाया वो हमारा प्लूरल बन जाता है। और इसी कारण से ये गलती हो जाती है कि बिना एस का हम किसी नाउन को प्लूरल कंसीडर नहीं करते हैं, बट दैट्स नॉट राइट। हमको अल्टीमेटली इतनी बात पता हो जाती है कि हमारे एस लगाने से प्लूरल तो बन रही है नाउन, लेकिन हर नाउन में एस लगाने से प्लूरल नहीं बन सकता है। उदाहरण के तौर पर जैसे ये हमारा बहुत बेसिक सा नाउन पीपल, पीपल में एस लगाकर इसे हम प्लूरल नहीं बना सकते हैं, और कोई ज़रूरत भी नहीं है। बात समझ में आ रही? जैसे एसी को एसी बनाने की जरूरत नहीं है, टीवी को टीवी बनाने की जरूरत नहीं, और इंसान को इंसान बनाने की जरूरत नहीं। इसी तरह से प्लूरल नाउन को प्लूरल बनाने की जरूरत नहीं है, दैट्स ऑलरेडी अ प्लूरल नाउन। बट क्या होता क्या है, आदत की वजह से क्या लिखकर चलाता है, पीपल्स, या लोग शायद बोल देते हैं इस वजह से। इसी तरह से कुछ और भी नाउन्स होते हैं, जरूरी नहीं कि हर नाउन में हम एस लगाएं और उससे प्लूरल बना दें। जैसे अगर मैं मैन का प्लूरल आपसे बोलूं तो क्या होगा, ठीक है, एवरीबडी नोज कि मैन का प्लूरल हो जाएगा मैन। और ज्यादातर लोग करेंगे क्या गलती, कि भाई प्लूरल बनाना है तो हम एक काम करते हैं, मैंस लिख देते हैं, जबकि ये पॉसिबल नहीं है, सही ऊपर वाला ही है। और इसी से ठीक मिलता जुलता आपको ये भी पता होगा वुमन, और वुमन का जब हम प्लूरल बनाते हैं तो क्या बन जाता है, ठीक है, विमेन बन जाता है। प्रोनाउंसिएशन बहुत कमाल का हो जाता है, इसको हम लोग वुमन पढ़ते हैं और इसका वीमेन पढ़ते हैं जनरली,
है ना। तो ये आपका ऊपर वाला सही है, लेकिन अगर आप इसको इस तरह से करने की कोशिश करते हैं, एस या ईएस लगाकर इसे प्लूरल बनाते हैं, तो वो गलत हो जाएगा। तो इतनी जो बेसिक बात है ये आपको समझनी चाहिए। अब आपने शायद नाउन का चैप्टर अभी उस हिसाब से ना पढ़ा हो जिसको हम कॉम्पिटिटिव लेवल के चैप्टर की बात करते हैं। मैं कुछ वर्ड यहाँ पर लिख रहा हूँ और आपको बताने की कोशिश करना है कि वो सिंगुलर है या फिर प्लूरल है। उदाहरण के तौर पर अगर मैं आपसे एक वर्ड लिखता हूँ यहाँ पर शीप, ठीक है, इसके अलावा मैं एक वर्ड यहाँ पर लिखता हूँ आपके सामने डेटा सॉरी, ये हो गया डेटा। उसके अलावा मैं आपके सामने यहाँ पर लिखता हूँ स्पेक्टिकल्स, और मान लीजिए ये वर्ड मैं लिखता हूँ यहाँ पर फर्नीचर, ठीक है ना। इन चारों वर्ड्स में से मैं एक एक करके आपसे जानना चाहता हूं कि ये शीप वर्ड सिंगुलर है या प्लूरल है। बाकी इज इट ग्रामेटिकली करेक्ट सर? नो, पीपल्स आर यूज्ड। नो सर, पीपल्स आर यूज्ड, ठीक है, आर यूज फॉर पीपल ऑफ डिफरेंट कम्युनिटी। हाँ अनुष्का सिंह, यू आर राइट बच्चे, बट मैं इस चीज़ को इसलिए नहीं बता रहा हूँ अनुष्का बेटे, क्योंकि कुछ चीज़ें हमें एग्जाम ओरिएंटेड ही बात करनी होती है। हम हर चीज़ का डिस्कशन इसलिए नहीं करते हैं क्योंकि अगर आपको मैं दो चीज़ें बताऊंगा, हो सकता है आप में इतनी समझ है कि आप डिस्कस कर सकते हैं। ऑनलाइन से एक बच्चे का कमेंट आया है, बच्ची पूछ रही है कि सर क्या ये वर्ड यूज़ करते हैं, हाँ या ना। उसके बाद एक का एक्सप्लेनेशन भी आया है कि सर हाँ ये वर्ड सही है, बात सही है, जनरली इस वर्ड को हम यूज़ कर सकते हैं। पीपल्स, कब, इसका जवाब भी उधर लिखा हुआ कि डिफरेंट कम्युनिटीज़ के लोगों की जब बात करते हैं तब यूज़ कर सकते हैं। लेकिन जब तक हमारे एग्ज़ाम की हम बात करेंगे, हमारे एग्जाम में अगर ये सेंटेंस लिख कर आता है वेयर द वर्ड पीपल्स इज रिटन, सो वी आर डेफिनेटली गोइंग फॉर द आंसर ऑफ दैट क्वेश्चन, दैट पीपल्स इज गोना बी रॉन्ग वर्ड ओवर देयर। क्योंकि इसमें बहुत सारी कंडीशंस हैं, इसमें कम्युनिटीज की बात भी होती है और इसमें कंट्रीज की भी बात होती है। जैसे मैं बोलूँ द पीपल ऑफ इंडिया, तो वो सही है, द पीपल्स ऑफ इंडिया कहना गलत हो जाएगा। बट इफ आई से द पीपल्स ऑफ इंडिया, बांग्लादेश एंड चाइना, now I'm talking about people of more than one country, it means I have to use people's word here. तो ये जो कॉन्सेप्ट है ये जनरली मैं डिस्कस नहीं करता हूँ, जस्ट नॉट टू मेक एनीवन कंफ्यूज्ड। अदरवाइज बाकी बच्चे ने बताया इसलिए मैंने आप लोगों को भी बता दिया है, ठीक है। फिलहाल वर्ड शिप की बात करेंगे तो कोई बताएगा सिंगुलर है कि प्लूरल है? तो प्लूरल क्या होगा? एस और पी बोले तो सिंगुलर भी है और प्लूरल भी है। फ्लॉक तो प्यारे बच्चे झुंड हो जाएगा, लेकिन अगर दो हुए तो क्या करेंगे, है ना। तो शीप्स नहीं लिखा जाता है जनरली। चलिए बात करेंगे डेटा वर्ड की, सिंगुलर है कि प्लूरल है? प्लूरल है, ठीक है। सिंगुलर क्या होगा इसका? शाबाश, वेरी गुड, बहुत कम लोग बता पाते हैं। सही वर्ड हो जाएगा इसका डेटम। चलिए वेरी गुड, ये सिंगुलर है और डेटा वर्ड की बात करेंगे तो ये कैसा है, वर्तमान में प्लूरल है। अब आप समझिए हम लोग ने पूरी लाइफ हम लोग डेटा वर्ड बोलते चले आए। अच्छा, बहुत लोग इसको डाटा भी बोलते हैं, बट दिस इज एक्चुअली डेटा। और बात करेंगे स्पेक्टिकल्स की, ये सिंगुलर है या प्लूरल है? देखो आइटम तो ये सिंगुलर है, आइटम तो ये कैसा है, सिंगुलर है, बट आई वुड से कि इसको हम प्लूरल कंसीडर करेंगे। रीजन है, नाउन के चैप्टर में ये चीज़ हम पढ़ते हैं कि ऐसी कोई भी चीज़ जो दो पार्ट से मिलकर बनी होती है, दैट शुड ऑलवेज बी रिटन विद एस और ईएस, और आई वुड से दैट शुड ऑलवेज बी रिटन इन इट्स प्लूरल फॉर्म विद द प्लूरल हेल्पिंग वर्ब। मान लेते हैं कि जैसे आपने स्पेक्टिकल्स यूज कर रखे हैं, मैंने कहा कि ये गंदे हुए हैं, ठीक है, ये गंदे हो गए, तो जनरली क्या होगा, मान लेते हैं मैं एक सेंटेंस लिख रहा हूँ यहाँ पर स्पेक्टिकल्स, और फिर आपसे विकल्प के तौर पर पूछता हूँ कि इज लगाएंगे या आर, स्पेक्टिकल्स आर डर्टी। तो होगा ये कि हमारी मानसिकता ये कहती है कि भाई चश्मा तो मैंने एक ही लगा रखा है ना, मैंने चार थोड़ी लगा रखे हैं। तो हम यूज क्या कर देंगे, बाय डिफॉल्ट हमारे दिमाग में क्या आएगा कि ये ऐसा है, सिंगुलर है तो सिंगुलर के साथ क्या लगाएंगे, इज लगा देंगे। लेकिन ये ग्रामेटिकली इनकरेक्ट हो जाएगा। देखिएगा, इफ यू स्पीक दिस सेंटेंस इन फ्रंट ऑफ एनीवन जस्ट टू मेक समवन अंडरस्टैंड, you can definitely speak. Nobody is going to poke his nose in front of you that you have just committed an error. But what happens exactly that you have committed the error? Because the error lies when you speak this word, it should always be written in plural form, even spoken in plural form, as well as the verb which is used with these words is also called a plural verb, and it should always be plural. Because the word spectacle or the thing spectacle has always two parts. इसी तरह से हम बाइनोकुलर्स की बात करते हैं,
हम सनग्लासेस की बात करते हैं, ठीक है। आई एम गोना राइट अ फ्यू मोर वर्ड्स हियर। लेट मी टॉक अबाउट द वर्ड बेलोज। व्हाट इज दैट? एनीबडी नोज? यस सर? द वर्ड बेलोज, इज इट सिंगुलर और प्लूरल? डेटा इज प्लूरल, डेटा को सिंगुलर इज डेटम, ठीक है, वेरी गुड अनुष्का सिंह। चलिए, बेलोज वर्ड क्या है? नोबडी नोस, ठीक है। पहले बात तो बेलोज का मीनिंग है शायद नहीं पता होगा, है ना। एक्चुअली इट्स अ काइंड ऑफ टूल, इस तरह का एक टूल बना होता है ये, जिसमें इस तरह से हैंडल्स लगे होते हैं, ये हैंडल्स हैं, और इसको जब पंप किया जाता है, हैंडल्स इधर होते हैं, सॉरी, ये इस तरह से हैंडल होते हैं इधर, ठीक है ना। याद है आप लोगों ने कभी ब्लैक स्मिथ देखा है? लोहार, लोहार के पास अभी वर्तमान में लोहा गर्म करने के लिए एक मशीन रहती है जिससे वो एयर ब्लो करता है, लेकिन देयर वाज अ टाइम व्हेन देयर वाज नो मशीन, सो दिस काइंड ऑफ मशीन वाज अवेलेबल वेयर ये यहाँ पर वैक्यूम रबर टाइप का एक चीज़ होती थी, ये नोजल लगा होता था और ये हैंडल्स होते थे। जब इनको पंप किया जाता था तो यहाँ से एयर क्या होती थी, बाहर निकलती थी, ठीक है ना। और इस चीज़ को अंग्रेजी में क्या कहा जाता है? बेलोज कहा जाता है। बेलोज कहते हैं इसको। एज वेल आप समझिएगा कि ये जो बेलोज वर्ड है ना, इसमें भी देखेंगे कितनी चीज़ें हैं, टोटल 2 पार्ट है। तो अगर मैं बोलता हूं कि किसी ने बेलोज चुरा लिया है, सो आई वुड से समबडी हैज स्टोलन द बेलोज, वो बेलो नहीं हो सकता है, ठीक है ना। तो अल्टीमेटली ये हमको पता चला कि ये भी प्लूरल है। एक आखिरी वर्ड आपसे पूछ रहा हूं, अच्छा फर्नीचर क्या है? अभी पहले लिख दिया था मैंने ये, कोई बताएगा फर्नीचर वर्ड क्या है? सिंगुलर है या प्लूरल है वर्तमान में, या इसका प्लूरल होगा क्या? एनीबडी नोस? ठीक है, देखो अगर आप बात करेंगे फर्नीचर वर्ड की, हाँ जी प्लूरल है, हाँ जी। फर्नीचर जो वर्ड है ये अनकाउंटेबल नाउन है, और अनकाउंटेबल नाउन, अच्छा देखिएगा, कहते कमाल की बात है, हमारी लाइफ में हम चारों तरफ फर्नीचर इस्तेमाल करते हैं। यहाँ पर भी आप संस्था में देख रहे हैं, इट इज़ ऑल्सो काइंड ऑफ फर्नीचर, ये भी फर्नीचर में ही आएगा। अब आप समझिए कि सर कहेंगे सर इसको तो हम गिन सकते हैं ना, ये अनकाउंटेबल कैसे हो गया? लेकिन आप जो गिन रहे हैं वो फर्नीचर के अंदर आने वाला एक ऑब्जेक्ट है, दैट इज कॉल्ड टेबल और बेंच और दिस व्हाट अलमीरा और वार्डरोब, वॉट एवर यू से दिस, और ड्रॉर। आप गिन किसको रहे हैं? इसको गिन रहे हैं। फर्नीचर का मतलब होता है ऐसे सभी ऑब्जेक्ट जो हमारे घर में इस्तेमाल हो रहे होते हैं, जिनके अंतर्गत टेबल, कुर्सी या वार्डरोब वगैरह वगैरह लिखा या पढ़ा जाता है या बोला जाता है। आप टेबल को तो टेबल्स बोल सकते हैं, आप वार्डरोब को वार्डरोब्स बोल सकते हैं, ठीक है, आप अलमीरा को अलमीराज बोल सकते हैं जब आपके पास मल्टीपल आइटम्स हैं। लेकिन आप ध्यान रखेंगे कि आप कभी फर्नीचर को फर्नीचर्स नहीं कहेंगे। एक जगह है जहां पर फर्नीचर को फर्नीचर्स कहा जाता है, कहां पर? जहां पर सेल होती है किसी चीज की। आप देखेंगे कि बड़े बड़े होर्डिंग्स में लिखा होता है, जैसे मान लेते हैं अभी डीडीएन में एक दुकान है मेरे ही नाम की है, दैट इज कॉल्ड नवीन फर्नीचर्स, तो उसमें उन्होंने फर्नीचर्स लिख रखा है, मतलब जहां पर किसी चीज का काम हो रहा है तो वो उसको लिखा जा सकता है। अंततः आप कभी ये नहीं कहेंगे कि आई सोल्ड माई फर्नीचर्स, और यू विल नेवर से दैट आई वांट टू बाई सम फर्नीचर्स, नहीं कहेंगे, आई वांट टू बाई सम फर्नीचर। अब उसमें आप टेबल्स लेना चाहते हैं तो यू विल डेफिनेटली से आई वांट टू बाई सम टेबल्स, चेयर्स और वार्डरोब्स, उनको आप प्लूरल कर लीजिए। फर्नीचर एक वर्ड है जिसके अंतर्गत ये ऑब्जेक्ट्स आते हैं, लेकिन फर्नीचर वर्ड ये नहीं है, ये फर्नीचर नहीं, ये फर्नीचर के अंतर्गत आने वाले आइटम्स हैं। बात समझ में आ रही? तो ये बेसिक्स आपको पता होने चाहिए ताकि वर्ब को आप जस्टिफाई कर सकें। क्यों बता रहा? क्योंकि मैंने आपसे कहा कि जो भी हम सब्जेक्ट इस्तेमाल करते हैं वो या तो सिंगुलर होता है या तो प्लूरल होता है, और उसके बाद जो वर्ब इस्तेमाल होती है वो भी या तो सिंगुलर होती है या तो प्लूरल होती है। बात समझ में आ गई इतनी सी, हाँ या ना? ठीक है, तो एक बार इस पर जरा नजर सभी लोग डाल लें अपनी। मैंने कहा कि एस वाली वर्ब को हम लोग क्या कहते हैं? सिंगुलर कहते हैं, ठीक है। और हमने कहा बाकी जो बचती हैं वो कौन सी हो जाती हैं? प्लूरल वर्ब हो जाती है। इतनी सी बात क्लियर है सभी को? ठीक है, एक छोटी सी एक्सरसाइज करते हैं सेम कॉन्सेप्ट पर बेस्ड, अगर समझ में आ गया तो बहुत अच्छी बात, नहीं तो दोहराने की कोशिश जरूर करेंगे, ठीक है। अभी फिलहाल आपको क्या करना है, सिर्फ एजेएमआर पर फोकस करते हुए आप बताएंगे कि सही है या गलत है, वो मैं आपको अभी बताता हूं, ठीक है ना। चलिए,
यहाँ पर आपके पास ये 10 sentences दे रखे हैं. Out of 10 sentences, what you have to do, the helping verbs are bracketed here. You have to choose the right helping verb as per the subject. Subject के according आपको सही helping verb इस्तेमाल करनी है. एक नज़र में आप इसको देख लेंगे. You guys have 1 minute to discuss. देख लीजिए इन सभी को. और जो बच्चे ऑनलाइन बैठे हुए हैं वो भी ट्राई कर लेंगे. It is, the simplest exercise ever, but it is just a gradual process. Initially, I get through this exercise only, but as long as we continue on the verb chapter, things will become a little bit typical for us. थोड़ी सी मुश्किलात धीरे धीरे आएंगे, बट अभी फिलहाल उतना मुश्किल नहीं है. चलिए ठीक है. आई होप कि बहुत सिंपल सेंटेंसेस आपको लगे होंगे. बहुत बड़ी चीज़ नहीं है, बहुत ही आसान चीज़ है और सभी लोग इसको ज़रूर कर पाएंगे. एंड ऑलवेज रिमेंबर, कॉन्सेप्ट से ज़्यादा ज़रूरी हमारे लिए प्रैक्टिस होती है. उसका सिंपल सा लॉजिक ये है क्योंकि ग्रामर के कॉन्सेप्ट को कोई व्यक्ति रट नहीं सकता है. आप कभी बैठकर कोने पे घर पे नहीं कह सकते कि नहीं ये ज़मार होगा, ये ज़मार वॉसबर होगा. ऐसा नहीं कर सकते. प्रैक्टिकली आपको उसको अप्लाई करना है. अब आप सोचिए, मैं अगर आपसे इंग्लिश में बोलते बोलते अचानक से कह दूँ कि आई आर टीचिंग यू, आप तुरंत मेरे को बोलेंगे अरे सर गलती कर दी आपने. मैंने कहा कि ही वर प्रेजेंट देयर, आप कहें अरे सर क्या बोल दिया आपने. भले ही आप मुझे कॉन्सेप्ट बताएं ना बताएं, लेकिन आपके कानों को वो बात अच्छी नहीं लगी, तो इसे कहते हैं प्रैक्टिकल इंग्लिश. और प्रैक्टिकल का मतलब है प्रैक्टिस, इसीलिए हम इसको ज़्यादा करते हैं. फिलहाल पहले सेंटेंस में हमारे पास आंसर क्या हो जाएगा? एम. दूसरे वाले में क्या होगा? वेरी गुड. थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ. फिफ्थ में कुछ करना ही नहीं है, गलत लिखा हुआ है ना. सेंटेंस इज ऑलरेडी रिटन करेक्ट, तो उसमें कुछ करना ही नहीं था. द थ्री ऑफ अस माइट सिंग वाइल वी वॉक, और उसमें कहीं कुछ लिखने का था ही नहीं. एज वेल एज रूडर्स कहीं लगा भी नहीं सकते थे, मॉडल वर्ब का सेंटेंस था. सिक्स वाले में क्या होगा? एम हो जाएगा. सेवेंथ में समवन स्पोक वॉज, किसी ने तो वॉज बोला है भाई, यहाँ वर्ब होगा. अगर आपने वॉज बोला है तो गलत है, कारण मैं अभी बता दूंगा, अगर आपको डाउट है तो पूछ सकते हैं. एट्थ वाले में श्योर, ठीक है. नाइन्थ, ऑलराइट, ठीक है. किसी में डाउट हो तो पूछ लो, किसी को भी डाउट हो, ऑनलाइन या ऑफलाइन, किसी बच्चे को. हाँ जी. सेवेंथ में क्या डाउट है? मतलब आप वॉज लगाना चाहते थे, कारण क्या था वॉज लगाने का? वॉज कहाँ लगाते हैं हम लोग? वॉज कहाँ लगाते हैं? एस और ईएस वाली वर्ब तो सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ लगेगी. अभी सब्जेक्ट हमारे पास कितने? एक तो पप्पू हो गया और दूसरा उसके क्या हो गए? अच्छा, किसी और के होंगे तो what is the difference between singular and plural? That's just the number of persons. पप्पू अकेला है तो सिंगुलर है, उसके साथ उसका भाई भी जुड़ जाए या उसका कुत्ता भी जुड़ जाए तो वो प्लूरल सब्जेक्ट होगा बच्चे. सीधी सी बात है. ऐसा थोड़ी कि मेरा पूरा खानदान सिंगुलर कहलाएगा, वो प्लूरल है. मेरे अलावा मेरे साथ जो कुछ भी जुड़ता है वो प्लूरल बन जाएंगे सब हम लोग. समझ में आ रही? तो पप्पू और उसके फ्रेंड्स की बात कर रहे थे, वो प्लूरल हो गया. और वैसे भी जो एंड कंजंक्शन होता है ना, ये क्या करता है? अपने से पहले और बाद वाले दोनों सब्जेक्ट्स को ऐड करता है. उसमें प्रोनाउंस भी हो सकते हैं, नाउन्स भी हो सकते हैं, इवन एडजेक्टिव्स एंड एडवर्ब्स एंड वर्ब्स आर आल्सो एडेड विद द हेल्प ऑफ कंजंक्शन एंड. बट जब आप एंड दो नाउन्स या प्रोनाउंस के बीच में देखेंगे तो 99% आप जो वर्ब लगाएंगे वो कौन सी लगाएंगे? प्लूरल. 99 क्यों बोला? क्योंकि देयर इज ऑलवेज एन एक्सेप्शन केस इन इंग्लिश. लेट्स कंटिन्यू and try another exercise where we have to differentiate between the don't and doesn't word. देखो, both are negative words, but the difference between these words, does not has s, means it is going to be used with the singular subject and it is going to be used with the plural subject. Obviously now we have 10 sentences. Please go through the 10 sentences to verify the answers. Please, online वाले बच्चे भी इसको solve करेंगे. You have to fill either don't or does not. Keep on filling.
Answers are coming, answers. All right, done? Shall we start? All right. First में क्या होगा? She is a little bit confused. Who spoke that? You spoke doesn't? All right. See, there is always a confusion for this particular pronoun. Initially, if I tell about the word I, it is obviously a singular noun, singular pronoun obviously. But the verb which are usually used with this, they should be plural. इजेमार में बात करेंगे तो I के साथ क्या लग जाता है? M. वॉज वर्ब में बात करते हैं तो बहुत अच्छी बात है, इसमें वॉज ही लगता है. बट अगर मैं बात करता हूँ हैज हैव में तो हैव इस्तेमाल होता है जो कि एक प्लूरल वर्ब है. और डूडस में बात करता हूँ तो कौन सी इस्तेमाल होती है? डू इस्तेमाल होती है. ये आई के साथ चलता है. इसके अलावा दूसरा वर्ड जो कंफ्यूज करता है वो होता है यू. यू में इज एम आर की बात करेंगे तो आर लग जाता है जो कि प्लूरल है. डू डज में बात करेंगे तो डू लग जाता है, वो भी प्लूरल ही है. हैज हैव की बात करेंगे तो हैव हो जाएगा, ये भी एक प्लूरल वर्ब है. और इस तरह से वॉज वर्ब की बात करेंगे तो ये भी क्या हो जाएगा? वर्ब. जबकि अगर आप समझने की कोशिश करें यू को तो यू लगता और बोलने में भी क्या है? सिंगुलर है. मैं आपको बोलूं कि यू आर गुड, आप कहेंगे सर मैं एक ही तो हूँ, यू इज गुड क्यों नहीं बोला जा रहा है? उसका लॉजिक सिंपल सा ये दिया जा सकता है या नहीं उसकी बात में बात करेंगे. दिया ये जा सकता है क्योंकि मान लीजिए मैं इससे बात करूं, सिर्फ मैंने कहा बेटे यू वर एब्सेंट यस्टरडे, ठीक है, और मान लेते हैं 4 लोग और बैठे होते यहीं पर, तब भी मैं सभी के लिए सब्जेक्ट क्या इस्तेमाल करता है? यू. यूज तो नहीं कर सकता था ना कि उसमें एस लगाकर यू मैं उसका प्लूरल बनाऊं, दैट्स इम्पॉसिबल. तो यू इनिशियली सिंगुलर के लिए इस्तेमाल भी कर सकते हैं और हम लोग इसको ब्रॉड लेवल पे बात करेंगे तो प्लूरल के लिए भी कर सकते हैं. तो जनरली क्या करते हैं कि हम मान लेते हैं कि जहां भी इस्तेमाल हो रहा है वो प्लूरल है. वो अपने सेंस के अकॉर्डिंग जब हमें बोलना होगा तब हम सिंगुलर के सेंस में बात कर सकते हैं, लेकिन वर्ब हमेशा प्लूरल लगाएंगे वो ग्रामेटिकली करेक्ट होने के लिए. ठीक है ना? क्योंकि यू एक के लिए भी बोला जा सकता है और यहाँ 150 लोग बैठे होते तब भी यू ही बोला जाता कि यू शुड प्रिपेयर. मान लीजिए मैं इसको तो नहीं बोलूंगा ना कि यू शुड प्रिपेयर फॉर द एग्जाम, आप सबको यही बोलूंगा तो भी नहीं बोलूंगा यू शुड प्रिपेयर फॉर एग्जाम्स, यही बोलूंगा. तो अल्टीमेटली मैं क्या कर रहा हूं? यू को यू ही बोलूंगा, वो सिंगुलर सेंस में बोलूं या प्लूरल सेंस में, तो बाय डिफॉल्ट हम जो वर्ब इस्तेमाल करते हैं वो कैसी होती हैं? प्लूरल होती हैं. फिलहाल यहां पर एक एक करके अगर हम सबके बारे में लिखना शुरू करेंगे तो वी ऑब्वियसली हैव सम क्वेश्चंस हियर. आई के साथ क्या लग जाएगा? डोंट हो जाएगा. यू के साथ क्या हो जाएगा? डोंट हो जाएगा. शी के साथ क्या लगा देंगे? डज नॉट लगा देंगे क्योंकि शी सिंगुलर वर्ड होता है और इसके साथ डज नॉट लग जाएगा. ही के साथ, इसके साथ भी डज नॉट लग जाएगा. स्नेल के साथ क्या लगेगा? डजंट लगेगा. स्नेल जानते हैं क्या होता है? वो एक तरह का कीड़ा होता है जैसे पुचुक पुचुक करके चलता रहता है ना? हाँ हाँ, वो बायो का ज्ञान बेटा उतना ब्रॉड है नहीं हमें, बट वो देखा है मैंने, ऐसे ऐसे करके वो चलता है, बहुत स्लो चलता है ना? उसको अगर वो चलने में उसका साउंड होता तो ऐसे ही आता है जैसे मैंने बोला पुचुक पुचुक पुचुक, वो ऐसे ही चलता है. तो फिलहाल हो जाएगा स्नेल डज नॉट. ठीक है ना? वी के साथ क्या लग जाएगा? डोंट लग जाएगा. यू के साथ भी क्या लगेगा? डोंट लगेगा. दे के साथ भी डोंट. दिस गर्ल डज नॉट. ठीक है ना? क्योंकि यहां पर एक की बात करें, दिस गर्ल एक की बात कर रहे हैं, ठीक है, डज नॉट हो जाएगा. और बैट्स की बात करेंगे, ऑब्वियसली प्लूरल है और इसके साथ क्या लगेगा? डोंट. ठीक है, वेरी गुड. क्लियर है ना इतनी सी बात? ठीक है. एक एक्सरसाइज और सेम कॉन्सेप्ट पर है, बट अभी आपको इंटरोगेटिव सेंटेंसेस फ्रेम करते समय डू और डज को डिसाइड करना है. तो यू हैव टू यूज आइदर डू और डज. डिपेंड्स कि क्या लाएंगे, वो डिपेंड करेगा सब्जेक्ट पर. प्लीज फिल दिस एक्सरसाइज टू कंटिन्यू. ऑनलाइन वाले बच्चे अगर कोई गलत बता रहे होंगे तो मैं देख नहीं पा रहा हूं अभी, लेकिन आप लोग बता सकते हैं मुझे. कोई डाउट हो तो पूछ सकते हैं. अभी जो डू और डज का कॉन्सेप्ट आया, सेम कॉन्सेप्ट विल बी यूज्ड with this sentences, with these sentences too. All right, let's continue the exercise. First में क्या होगा? All right, do हो जाएगा क्योंकि सब्जेक्ट था हमारे पास ग्रैंड पेरेंट्स. नेक्स्ट does होगा क्योंकि सब्जेक्ट था सिस्टर. नेक्स्ट में do लगेगा क्योंकि सब्जेक्ट है you and your sister. Now we have plural subjects. नेक्स्ट में डू लगेगा क्योंकि सब्जेक्ट यू है और यू के साथ हम लोग प्लूरल करते हैं. फिर नेक्स्ट वाले में डू लग जाएगा, अगेन द सब्जेक्ट इज यू. नेक्स्ट डज लगेगा इसमें.
है ना, क्यों? क्योंकि सब्जेक्ट है योर फ्रेंड और फ्रेंड वर्ड सिंगुलर है। अगर फ्रेंड्स होता तो क्या करते, तब डू लगा देते, लेकिन अभी हमारे पास योर फ्रेंड है ताकि जो कि एक सिंगुलर सब्जेक्ट है, एंड विद दैट वी हैव टू यूज डज। इसमें डू लगेगा, क्यों? क्योंकि टीचर्स है ना, प्लूरल वर्ड है, तो प्लूरल के साथ डू लगाएंगे, एस और यस नहीं लगाते हैं। फिर फादर के हिसाब से डज सिंगुलर, फिर यू के हिसाब से डू लग जाएगा, और योर कैट्स के हिसाब से डू लगेगा। कैट्स वर्ड प्लूरल नहीं है, बिल्लियां, क्या तुम्हारी बिल्लियां पेड़ चढ़ सकती हैं? ठीक है, या चढ़ती हैं? ऑलराइट, सो ऑल दीज क्वेश्चंस आर डन। नाउ लेट्स अंडरस्टैंड द अदर कॉन्सेप्ट ऑफ वर्ब। ठीक है, एक कॉन्सेप्ट हमने ये पढ़ा है, पहले इसको समझ लीजिएगा। इसमें मैंने आपको क्या बताया था कि हम सब्जेक्ट यूज करते हैं जो कि ये सिंगुलर हो सकता है या तो प्लूरल होगा। जो वर्ब होती है, अभी मैं किन की बात कर रहा था, इन हेल्पिंग वर्ब्स की बात कर रहा था, है ना। ये हेल्पिंग वर्ब आपकी जो इनमें एस लगा हुआ है ये सभी हो जाती हैं आपके सिंगुलर, और जिनमें एस नहीं लगा होता है वो आपकी प्लूरल वर्ब हो जाती हैं। बात करेंगे आगे बढ़ते हुए और कुछ चीज़ों की। देखिएगा, एक कॉन्सेप्ट उसके अलावा क्या है, दूसरा कॉन्सेप्ट जो है वो ये है कि हमारे पास कोई सब्जेक्ट आएगा। अब देखिएगा, सब्जेक्ट में बार बार वही चीज़ आपको बोलूंगा जब तक हम लोग वर्ब पढ़ेंगे कि सब्जेक्ट या तो सिंगुलर होगा या तो कैसा होगा, प्लूरल, है ना। अ सब्जेक्ट इज आइदर सिंगुलर और प्लूरल। लेट्स टॉक अबाउट द अदर थिंग्स। समटाइम्स वी आर ऑल्सो गिवन मेन वर्ब्स विदाउट एनी हेल्पिंग वर्ब्स। अब क्या होगा, नाउ लेट्स अंडरस्टैंड, इफ यू get first form with s or es or only first form with any type of subject, what do you have to understand here? फिर से बोल दे रहा हूं, आपको कोई सेंटेंस मिलता है and the sentence does not contain any is am are was were, is am are was were, has have do does. It has no helping verb but it does have a main verb. सो अगर आपको एस और यस फ्रेम फॉर्म का कोई वर्ब दिख जाता है या आपको फर्स्ट फॉर्म दिख जाता है तो क्या आप करेंगे वो समझिएगा। जो फर्स्ट फॉर्म वाली वर्ब होती है ना, ये किसके साथ लग जाती है, प्लूरल सब्जेक्ट के साथ, लेकिन एस और यस वाली जो होती है वो किसके साथ लगती है, सिंगुलर सब्जेक्ट। अभी थोड़ी देर पहले हमने क्या बोला था आपको, वर्ब में एस लगने का मतलब ही है सिंगुलर वर्ब, और वो सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ यूज की जाएगी। इतनी सी बात बोली थी ना मैंने अभी थोड़ी देर पहले। यही कॉन्सेप्ट यहां पर भी अप्लाई होगा, लेकिन समझने की कोशिश करिएगा थोड़ा सा अंतर क्या आता है। अब हमारे पास इज एम आर नहीं आता है। मैं बचपन का एक छोटा सा सेंटेंस लिखता हूं, सभी ने इतना पढ़ा होगा शायद, आई होप कि ये याद भी हो, एटलीस्ट मेरे स्कूल मास्टर ने तो यही लिखा था, राम गोज टू स्कूल। ये पढ़ा किसी ने, या इस तरह का कोई सेंटेंस पढ़ा आपने? ठीक है, जहां पर आपने क्या किया, आपने इनिशियली एस और यस का इस्तेमाल किया क्योंकि सब्जेक्ट हमारे पास होता था राम। राम होता है कैसा सब्जेक्ट, सिंगुलर होता है, और सिंगुलर के साथ हम लोग एस और यस लगाते हैं, बोलो हाँ या ना। अभी हम लोगों ने एज एम आर में भी इसको लगाया क्योंकि सिंगुलर लगता है, हैज में हैज सिंगुलर है, वॉज वर्ब में वॉज सिंगुलर है, और डू डज में डज सिंगुलर होता है। लेकिन अगर मान लेते मैं सिर्फ राम को न लिखकर लिख देता यहाँ पर राम एंड चरण, वैसे रामचरण एक ही नाम है लेकिन मैं दो अलग अलग नामों की बात कर रहा हूँ। मैंने कहा राम एंड चरण, ये दो अलग अलग लड़के हैं, और फिर मैं आपसे कहता कि अभी हम गोज लगाएं या गो, तो ऑब्वियसली आपको आंसर पता होता, बोलो हाँ या ना। क्या करते या फिर क्या लगाते, तब आप एस और यस ना लगाते, तब आप कहते कि सर इसका आंसर हो जाएगा गो, क्योंकि अभी आप कितने लोगों की बात कर रहे हैं, प्लूरल की बात कर रहे हैं। तो दोनों में अंतर क्या हुआ, ये आपकी एस और यस फॉर्म की वर्ब हो गई और ये आपकी हो जाती है फर्स्ट फॉर्म की वर्ब। बात समझ में आ रही, हाँ या ना? ठीक है। लेकिन अब एग्जाम लेवल की जब मैं बात करता हूं तो एग्जाम में इतने छोटे छोटे सेंटेंसेस तो आने से रहे। एग्जाम के कुछ सेंटेंसेस का मैं आपको एक दो सेंटेंसेस यहां पर लिखता हूं, थोड़े से सेंटेंसेस अलग होंगे और एक चीज समझने की कोशिश उसमें भी हम करेंगे। लेवल होगा सेंटेंसेस का। देखिएगा, पहला सेंटेंस है, मान लीजिए मैं लिखता हूं यहां पर द पीपल ऑफ लखनऊ, द पीपल ऑफ लखनऊ, फिर आगे लिख देता हूं यहां पर द पीपल ऑफ लखनऊ हेट्स वन अनदर। हकीकत की बात नहीं कर रहा हूं, काल्पनिक सेंटेंस है, कृपया दूसरे से नफरत ना करें। ठीक है, अभी इस सेंटेंस में एरर की बात करता तो क्या हो जाता, द पीपल ऑफ लखनऊ हेट्स वन अनदर। ठीक है, देखो भाई, एस और यस लगाया है और हमको पता है कि एस और यस तब लगता है जब सब्जेक्ट सिंगुलर हो, बट द सब्जेक्ट व्हाट वी हैव इज पीपल,
पीपल वर्ड प्लूरल है और प्लूरल के साथ कभी भी एस और यस नहीं लगा सकते, मतलब हमें यहाँ पर एस और यस नहीं लगाना था। इतनी सी बात समझ में आ गई, क्लियर है सबको ना इतना? अब आगे बढ़ते हैं, जो सेंटेंसेस मैं आपको एग्जाम ओरिएंटेड दिखाऊंगा या जो लेवल में दिखाना चाहता हूँ वो आपके लिए समझना जरूरी है, ठीक है? ऑलराइट, सेंटेंस लिख रहा हूं मैं यहां पर, द consequences of the decision, the consequences of the decision taken by the फाइनेंस मिनिस्टर, लिख रहा हूं शॉर्ट में है FM, फाइनेंस मिनिस्टर, ठीक है? ऑलराइट, has been understood, has been foreseen by the public। ये एक स्टेटमेंट है। इस सेंटेंस में आपको क्या करना है, हमने अभी दो चार चीज़ों के बारे में पढ़ा है। एक तो हमने सब्जेक्ट पढ़ा है, दूसरा हमने हेल्पिंग वर्ब पढ़ी है और तीसरी हमने पढ़ी है मेन वर्ब, ठीक है? मेन वर्ब बेसिकली सेंटेंस में एक्शन को प्रेजेंट करती है। इस सेंटेंस में आपके पास शुरुआती तौर पर क्या दे रखा है? अब अगर आप देखेंगे तो हैज़ दे रखा है, जो कि एक हेल्पिंग वर्ब है, हाँ या ना? हैज़ में एस लगा हुआ, मतलब ये किस सब्जेक्ट के लिए आएगी? सिंगुलर के लिए आएगी। फिलहाल क्या ये सही है, हाँ या ना? क्वेश्चन मेरा है क्या ये सही है? देखो भाई, अगर आप ध्यान से देखेंगे तो अगर ऐसे पढ़ना शुरू करो, द फाइनेंस मिनिस्टर हैज बीन फोरसीन बाय द पब्लिक, फाइनेंस मिनिस्टर के लिए तो हम लोग लगा सकते हैं ना हैज, कोई प्रॉब्लम तो नहीं है ना? कोई प्रॉब्लम है क्या? फाइनेंस मिनिस्टर वर्ड सिंगुलर है और सिंगुलर के साथ हम लोग एस और यस लगा सकते हैं। लेकिन प्रॉब्लम क्या है, मैंने आपसे कहा है कि जो वर्ब होती है, ये जो वर्ब होती है ये किसके लिए लगती है? ये लगती है सब्जेक्ट के लिए लगती है। किसके लिए? वर्ब लगती है सब्जेक्ट के लिए। तो मेरा क्वेश्चन ये है कि क्या ये जो वर्ब है ये फाइनेंस मिनिस्टर के साथ अगर आप जोड़ते हैं तो क्या फाइनेंस मिनिस्टर इस सेंटेंस का सब्जेक्ट है, हाँ या ना? कहा जा रहा है कि डिसीजन जो लिया गया है उसके कॉन्सिक्वेंसेस पब्लिक के द्वारा नहीं समझे गए हैं। क्या नहीं समझा गया है? यस, क्या नहीं समझ में आया है पब्लिक को? कॉन्सिक्वेंसेस, उसके परिणाम, उसके रिजल्ट्स नहीं समझ में आए हैं पब्लिक को। अंततः ये वर्ब जो लगी है ये लगी किसके लिए थी? कॉन्सिक्वेंसेस के लिए। और कॉन्सिक्वेंसेस वर्ड जो है यहाँ पर क्या है? प्लूरल है। और क्या प्लूरल के साथ कॉन्सिक्वेंसेस हैज लिखा जा सकता है? नहीं, इट शुड हैव बीन व्हाट? हैव। क्लियर है बात समझ में? बोलो हाँ या ना? ये कॉन्सेप्ट बहुत ज्यादा जरूरी था, ठीक है? डू नॉट, डज नॉट, डज नॉट, डू नॉट, ठीक है? ऑलराइट, एक और सेंटेंस लिख रहा हूं, उसके बाद में कुछ सिंपल सेंटेंसेस पर आ जाऊंगा। दी, ठीक है, दी job oriented courses in the self financing colleges attracts many स्टूडेंट्स। ये जो लैंग्वेज आपके सामने मैं लिख रहा हूँ, इस लैंग्वेज को एग्जाम वाली लैंग्वेज आप कह सकते हैं, या फिर ये है सोशल लैंग्वेज, न्यूज़पेपर वाली लैंग्वेज। इस तरह की लैंग्वेज ही आपको पेपर्स में देखने को मिलती है। ये राम श्याम ही शी इट वाली लैंग्वेज अब बहुत कम हो चुकी है, बंद नहीं हुई है, बट हाँ ठीक है। इस सेंटेंस की अगर मैं एरर की बात करूंगा तो कोई समझ पा रहा है इस सेंटेंस में एरर क्या है? सबसे पहला काम क्या है? हमने पीछे भी क्या पढ़ी थी, सबसे पहले उस पर एक नज़र डालेंगे। हमने पढ़ी थी अपनी हेल्पिंग वर्ब्स, ये क्या? इज एम आर, वॉज वर, हैज हैव हैड, डू डज वर,
वगैरह वगैरह कुछ भी वहां पर मेंशन है। हमारे सेंटेंस में ना तो इजेमार है, ना वॉज वर है, ना हैज हैव है, ना डू डज है। अगर हमारे पास हेल्पिंग वर्ब नहीं है तो हमारे पास सेंटेंस में क्या दूसरी चीज होगी देखने वाली? मेन वर्ब। मेन वर्ब क्या होती है? जो सेंटेंस में एक्शन बताती है। अब हमने क्या सीखा कि अगर हमारी मेन वर्ब एस और यस फ्रेम में है तो मतलब सब्जेक्ट सिंगुलर होगा, अगर फर्स्ट फॉर्म में है तो सब्जेक्ट कैसा होगा? प्लूरल होगा। अब आप ये चीज समझने की कोशिश करिएगा कि जो वर्ब होती है वो सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग की जाएगी। कभी भी सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग आपने वर्ब किया है, लेकिन ये मत करिएगा कि मेन वर्ब के अकॉर्डिंग सब्जेक्ट सही कर दीजिएगा, क्योंकि एक सेंटेंस को सही करने के दो तरीके हैं। उदाहरण के तौर पर मैंने लिखा था राम गोज टू स्कूल, लेकिन मैंने दूसरे वाले में लिखा राम एंड चरण गोज टू स्कूल। तो मैं चाहता तो यहां से चरण को हटा देता और राम के साथ फिर से क्या लिख देता? गोज लिख देता, हाँ या ना? लेकिन मैंने सब्जेक्ट को छेड़ने की कोशिश नहीं की। उसका लॉजिक ये है कि सेंटेंस को मैं अपनी भाषा में बात करूं तो बोलता हूं कि सब्जेक्ट इज द पापा ऑफ द सेंटेंस, और पापा को छेड़ते नहीं, दिक्कत हो जाती है ना? प्रधान है ये, इनको समस्या नहीं होनी चाहिए। सब्जेक्ट भैया उसने बोल रखा है कि दो लोग हैं, आप कैसे डिसाइड कर सकते कि नहीं एक आदमी था? आप कैसे कर्व कर सकते हैं उसको? तो अंततः सब्जेक्ट पर बिना छेड़े आप सेंटेंसेस को अगर देखेंगे तो फिलहाल सेंटेंस में हमारे पास वर्ब क्या दिख रही है? दैट इज अट्रैक्ट्स। इसमें मैंने क्या लगा रखा है? एस और यस, हाँ या ना? लगा है ना? एस और यस लगता किसके साथ है? सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ लगता है। बात समझ में आ रही है? क्लियर है ना? तीसरी बात, अगर ये सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ लगता है तो हमारे पास सब्जेक्ट ढूंढने की कोशिश करेंगे तो सब्जेक्ट क्या है? द जॉब ओरिएंटेड कोर्सेज। अब ये कोर्सेज वर्ड की अगर आप बात करेंगे, इसका मतलब है ऐसे कोर्सेज जिनसे जॉब जल्दी मिल जाती है ना? जैसे मैनेजमेंट का कोर्स होता है, मैनेजमेंट में कहा जाता है कि होटल वगैरह में आपको काम जल्दी मिल जाता है। कोर्सेज की बात करेंगे तो ये वर्ड सिंगुलर है या प्लूरल है? कोर्सेज वर्ड सिंगुलर है कि प्लूरल है? इट्स अ प्लूरल वर्ड। और अगर मैं प्लूरल के साथ इसको मर्ज कराने की कोशिश करूंगा एस और यस को, तो ये गलत नहीं हो जाएगा, क्योंकि प्लूरल के साथ कभी भी मेन वर्ब में एस और यस नहीं लगता है। इट शुड हैव बीन व्हाट? अट्रैक्ट। द जॉब ओरिएंटेड कोर्सेज इन द सेल्फ फाइनेंसिंग कॉलेजेस अट्रैक्ट मेनी स्टूडेंट। ठीक है ना? ऐसे कोर्स जो जॉब प्रोवाइड करते हैं, ऐसे ही कोर्स सेल्फ फाइनेंसिंग कॉलेजेस में से छात्रों को अट्रैक्ट करते हैं, अपनी ओर आकर्षित करते हैं। क्या काम करते हैं? आकर्षित करने का। और वो एस और यस क्यों नहीं होगा? क्योंकि हमारे पास सब्जेक्ट है कोर्सेस। कौन अट्रैक्ट करता है? कोर्सेस। प्लूरल है, प्लूरल में एस और यस वर्ब के साथ नहीं लगता है। समझ में आ रहा है क्या बोल रहा हूं? ठीक है, आ जाते हैं अपनी एक छोटी सी और एक्सरसाइज पर। थोड़ी सी है, 2-4 सेंटेंसेस उसमें मैं आपको करा दूंगा, बाकी आप देख लीजिएगा स्वयं से। तो आखिरी 2-4 से 5 सेंटेंस और देख लेते हैं बस। ठीक है, इसमें आपको अभी मैं फिलहाल 5 सेंटेंसेस बस डिस्कस करूंगा, ज्यादा नहीं। आपको करना क्या है? ब्रैकेट में आपको एक वर्ब दिखाई दे रही है, ठीक है ना? ब्रैकेट में जो वर्ब आपको दिखाई दे रही है, इस वर्ब का आपको क्या करना है? V1, V2 या V3 इस्तेमाल करना है, क्योंकि जो मेन वर्ब हम इस्तेमाल करते हैं उसको हम 3 तरीके से लिख सकते हैं, बाकी टोटल तो 5 तरीके होते हैं। जैसे गो, वेंट, गॉन, गोज एंड गोइंग, ऐसे लिखा जाता है। इसी तरह से वांट को भी शायद हम 5 तरीके से लिख सकते हैं, गो को अलग, फिर वीव को भी। 5 सेंटेंस शुरुआत के आपको क्या करने हैं? अपनी तरफ से भरने हैं और आंसर बताने की कोशिश करनी है। फर्स्ट सेंटेंस पढ़ेंगे तो ही के साथ वांट लिखा हुआ है, इस वांट में हम एस और यस ऐड करें या ना करें? बोलो भाई, करें? समझिएगा, अब देखो कुछ प्रैक्टिकल बात करता हूं, जीवन में याद रखिएगा प्यारे बच्चे। जो V1 होता है और जो एस और यस होता है, ये आप तब लगाते हैं जब आपको कोई एक्शन कैसा लगता है? रेगुलर लगता है। ठीक है, कोई एक्शन आपको कैसा लगता है? यूनिवर्सल ट्रुथ लगता है। जैसे आपने टेंस में पढ़ा होगा, प्रेजेंट इंडेफिनिट का नियम यही है। यूनिवर्सल ट्रुथ के लिए हम लोग क्या करते हैं? एस और यस लगाते हैं। एक ऐसा काम जो हैबिट के तौर पर यूज किया जाए, हैबिट के तौर पर किया जाए, उसके लिए भी हम लोग एस और यस या फर्स्ट फॉर्म लगाते हैं। जब आप V2 की बात करते हैं तो V2 आप तब लगाते हैं जीवन का कोई ऐसा काम जिसे वन टाइम एक्शन कहा जाता है, यानी जो पास्ट में ऑलरेडी हो चुका हो लेकिन एक बार, वो रेगुलरली नहीं होता है। ऐसे के लिए हम लोग V2 लगाते हैं, और एस और यस और लगाते हैं फर्स्ट फॉर्म जब रेगुलर हो, इररेगुलर हो, या फिर हमारा हैबिचुअल यूनिवर्सल एक्शन की बात करें तो। मैंने कहा मैं अब IAS ऑफिसर, ये आप समझिएगा अभी बना नहीं है तो उसके लिए पढ़ाई कर रहा होगा, ऑब्वियस सी बात है, हैबिट में होगी, तैयारी होगी। तो कोई कुछ बनना चाहता है ना, तो अल्टीमेटली ही के साथ हम क्या करेंगे? क्योंकि अभी बना नहीं है, पास्ट तो है नहीं, प्रेजेंट है। प्रेजेंट में हम या तो फर्स्ट फॉर्म लगाते हैं या एस और यस। यहाँ एस क्यों लगा देंगे? क्योंकि सब्जेक्ट क्या है?
सिंगुलर है, तो हो जाएगा ही वॉन्ट्स टू बिकम एन IAS ऑफिसर। राजू की बात करेंगे तो लिखा है राजू गो टू मार्केट यस्टरडे। ध्यान से देखिएगा ये क्या लिखा हुआ है प्यारे बच्चे, यस्टरडे बोले तो कौन सा टाइम, पास्ट का टाइम है, पास्ट का टाइम है, और जो काम पास्ट में होता है उसके लिए आप रेगुलर वाली वर्ब इस्तेमाल नहीं करेंगे, इसका सेकेंड फॉर्म इस्तेमाल करेंगे तो क्या हो जाएगा, वेंट हो जाएगा। राजू वेंट टू मार्केट यस्टरडे। लता वी बिटरली ऑन हर फादर्स डेथ। लता अपने पिताजी की मृत्यु पर रोती है या रोई होगी, क्या लगेगा, ऐसा होगा भाई, रोती है का मतलब क्या है, रोज उसके पिताजी की मृत्यु तो नहीं हो रही है ना, एक ही बार हुई होगी। अल्टीमेटली हम ये कहेंगे कि ये जो एक्शन है उसके रोने का, ये वो एक बार करी होगी जब उसके पिताजी की डेथ हुई होगी। अब एक बार करने का मतलब है कि सेकेंड फॉर्म, और सेकेंड फॉर्म क्या होता है, वीप का वेप्ट होता है, ठीक है। उसके अलावा यहां पर बात करेंगे, अब देखो बहुत बेसिक सी चीज बता देता हूं यहां साइड में मैं अगली क्लास में और इसको एक्सप्लेन कर दूंगा। कभी आपको हैज, हैव या हैड देखने को मिलता है तो उसके बाद जो आप मेन वर्ब लाते हैं प्यारे बच्चों, वो किस फॉर्म में होती है, थर्ड फॉर्म में होती है। और हैव के बाद कंप्लीट हमारा थर्ड फॉर्म में आएगा तो क्या बन जाएगा, कंप्लीटेड, ठीक है, कंप्लीटेड, आई हैव कंप्लीटेड माई होमवर्क जस्ट नाउ, ठीक है ना। और ये लास्ट वाले में क्या करेंगे, इसके लिए अभी हम लोगों ने थोड़ी देर पहले क्या पढ़ा था, इज एम आर और वॉज वर्ब, तो जो बी बराबर होता है इसका मतलब होता है इज एम आर, ये हमारी क्या होती है, बी वर्ब भी कहलाती है। तो जहां बी लिखना है, बी का मतलब होता है इज एम आर, तो क्या लगेगा, वो तो सब्जेक्ट बताया, राम्या इज अ स्टूडेंट। बात समझ में आ गई। बाकी के सारे क्वेश्चंस आप देख लीजिएगा, आपके पास बाद में ही बने रहेंगे, और इनको हम लोग इसी तरह के प्रैक्टिस के माध्यम से पढ़ने की कोशिश करेंगे, ठीक है ना। आई होप कि सभी बच्चों को समझ में आ ही गया होगा, इधर भी पेन आपका रखा हुआ बच्चे, ठीक है ना। तो आज के सेशन को यहाँ पर करते हैं समाप्त, मिलेंगे फिर नेक्स्ट क्लास में, चलते बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद एंड जय भारत।